हेलो बच्चों, न्यू जनित के मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कक्षा 10 में अध्याय 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने रचनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी जाकर उसको देख लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। कक्षा 9 में हम जितने भी 2D 2 डायमेंशन होते थे, जैसे आपके वृत्त होते थे, ठीक है, कोई त्रिभुज होता था, वर्ग होता था, आयत होता था, ये सब 2 डायमेंशन है, द्विविमीय संरचनाएं हैं। इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, इनके परिमाप के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इनके क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन इसमें से जो वृत्त है, ये चैप्टर आपको अध्याय 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान जाएं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जैसा कि सारे वीडियो में हमारे सबसे पहला जो वीडियो होता है वो टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में होता है, कि सबसे पहले उसकी रूपरेखा के बारे में हम जान जाएं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें अध्ययन करनी है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में पहला है भूमिका, इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा। वृत्त के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, वृत्त की भूमिका के बारे में पढ़ा जाएगा कि असल में वृत्त होता क्या है, वृत्त की संरचना होती कैसे है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। दूसरा टॉपिक है वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। हल्का सा टच किया गया था कक्षा 9 में। कक्षा 10 में उसको पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा अध्याय 12 में। तीसरा टॉपिक है कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर कोई वृत्त दिया हुआ है और इसमें अगर कहीं भी 2 त्रिज्या खींच दी गई जो वृत्त के परिधि पर स्पर्श करते हैं, 2 त्रिज्या, मान लीजिए एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो ऐसे 2 खंड तैयार हो जा रहे हैं। एक हो जा रहा है लघु खंड और एक हो जा रहा है दीर्घ खंड। तो त्रिज्याओं के वजह से वृत्त में जो खंडन होता है, तो जो सबसे छोटा खंड होता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और जो सबसे बड़ा खंड तैयार होता है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्याओं के माध्यम से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। दूसरा है वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब अगर किसी वृत्त में कोई जीवा खींच दी जाए और वो जीवा वृत्त को 2 खंडों में विभाजित कर दे। यहाँ पे था त्रिज्याओं के वजह से 2 खंड बन जा रहे थे, यहाँ पे है जीवाओं के माध्यम से 2 खंड बन जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये बात समझ में आ गई। अब ये सबसे लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में कि समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। समतल आकृतियों, जितनी सारी समतल आकृतियां, ये सभी समतल आकृतियां, किसी समतल पे जो आकृतियां बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, समतल आकृति बोलते हैं। तो समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, संयोजन मतलब होता है मिलने से। तो समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ेंगे आप, जैसे कोई वृत्त दे दिया जाएगा, कोई वृत्त दे दिया गया, इसके अंदर कोई वर्ग दे देगा और कहेगा कि अगर एक वृत्ताकार एरिया है, उसके अंदर से एक वर्गाकार एरिया को निकाल लिया जाए तो जो एरिया बचेगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। और फिर कह देगा कि एक वर्गाकार एरिया है और इसके चारों कोनों पर एक बराबर बराबर का वृत्त क्या करना है, टुकड़ा काट लेना है। तब बताइए जो वर्ग के बीचों बीच में बनेगा भाग जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो ये सब संयोजनों से बनेंगे जो क्षेत्रफल आपको इस चैप्टर में निकालने होंगे। तो यही सारा 3-4 टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, कवर करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें भूमिका के बारे में देख लें कि वृत्त की क्या क्या भूमिका है इस चैप्टर में। आइए थोड़ा उसको देखते हैं। अब आइए थोड़ा सा वृत्त के बारे में परिचय प्राप्त कर लें कि वृत्त असल में होता क्या है। अगर किसी समतल पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु है और उस बिंदु से समान दूरी पर ऐसा कोई बिंदु है जो इस बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर क्या कर रहा है, पथ बना रहा है। क्या बना रहा है, पथ बना रहा है। मतलब समान दूरी पर, मतलब हर जगह समान दूरी से एक पथ बना रहा है, तो यही पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यही पथ क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। यानी ये जितनी सारी असंख्य बिंदुएं हैं सब इस बीच वाले समतल के बिंदु से समान दूरी पर हैं, और ये जो बिंदु पथ बना रहे हैं यही पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और इसी पथ के लिए ये जो बीच का बिंदु है वो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है। अगर इसको मिला दें तो यही पथ क्या हो जाएगा, यही पथ आपका वृत्त कहलाएगा। ठीक है। और यही वृत्त किसी समतल को
3 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग ये हो गया वृत्त के अंदर का भाग, जिसको बोलते हैं अभ्यंतर का भाग। दूसरा भाग ये हो गया खुद वो वृत्त, और तीसरा भाग वो हो गया वृत्त का बहिर्भाग। तो अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि वृत्त किसी समतल को कितने कितने भागों में विभाजित करता है, तो तुरंत बताइएगा कि कोई वृत्त किसी समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। अब आइए थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ देते हैं। इसको बोलते हैं केंद्र। नॉर्मली इसको ओ से दिखाया जाता है। अगर ओ को इस वृत्त से कहीं भी मिला दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, अगर ओ को इस वृत्त के पथ को कहीं भी क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो यही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या। सारा वर्ड जो जो आएगा इसको बढ़िया से समझते चलिए कि आगे जो चैप्टर अध्याय 12 में पढ़ाया जाएगा, अगर त्रिज्या की बात आएगी, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, अभी इसकी चर्चा की जाएगी। सारा डीपली आप नॉलेज में रखते चलिए। त्रिज्या, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेडियस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या के बारे में ये बताया गया कि अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इतना समझ में आ गया? त्रिज्या कहीं भी हो सकता है, ये भी त्रिज्या हो सकता है, ये भी त्रिज्या हो सकता है, ये भी त्रिज्या हो सकता है, और सभी त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। कि वृत्त के केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, जिसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जीवा। दूसरा पॉइंट देख दिया जाए जीवा, जिसको बोलते हैं कॉर्ड, जिसको बोला जाता है कॉर्ड। जीवा क्या होता है? वृत्त के अभ्यंतर में कोई ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देता है। कहीं भी हो सकता है, वृत्त में एकदम बीचों बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस वो रेखाखंड वृत्त को 2 भागों में विभाजित करेगा तो वो क्या है? जीवा है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे। 2 बराबर भागों में बांट भी सकता है और 2 बड़े छोटे भागों में भी बांट सकता है, तो उसको बोलेंगे जीवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कॉर्ड। अब थर्ड पॉइंट इसी में आता है व्यास। व्यास, जिसको इंग्लिश बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर, जिसको आप स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर, व्यास जो होता है वह त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो व्यास जो होता है वो भी वृत्त की एक ऐसी जीवा होती है। व्यास भी एक तरह का क्या होता है? जीवा होता है। बस थोड़ा सा कंडीशन ये है कि व्यास जो होता है वह वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जीवा में दोनों कंडीशन है कि वो बराबर भी हो सकता है और बड़े छोटे भी टुकड़े हो सकते हैं। वृत्त अगर कोई भी अगर आप वृत्त बनाते हैं, अब देखिए इनको कोरिलेट करिए, जीवा को और व्यास को कोरिलेट करिए। अगर वृत्त के अंदर कोई भी ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है तो वो जीवा है। लेकिन व्यास के साथ एक कंडीशन चिपका हुआ है कि अगर किसी वृत्त में यहाँ देख लेते हैं, अगर किसी वृत्त में कोई ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। और व्यास हमेशा केंद्र से होता हुआ जाता है। कहाँ से आता है? केंद्र से होता हुआ जाता है। और व्यास त्रिज्या का हमेशा क्या होता है? 2 गुना होता है। इतना बात समझ में आया कि त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। जीवा क्या कहलाता है? जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त को 2 भागों में खंडित करता है, विभाजित करता है। वो खंड बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बराबर भी एक दूसरे के हो सकते हैं। और व्यास क्या कहलाता है? व्यास वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में खंडित कर देता है। अर्धवृत्तों में, 2 अर्धवृत्तों में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। आइए एक और टॉपिक देख लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या कहलाते हैं वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड, अगर देखिए ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इस वृत्त में अगर कोई भी 2 त्रिज्याएं हम ले लें, कोई भी 2 त्रिज्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अगर इन दोनों त्रिज्याओं को हम मिटा दिए तो अब जो फिगर बना हुआ है वो त्रिज्यखंड का बना हुआ है। दिखाई दे रहा है? ये दोनों त्रिज्याओं के वजह से ये वृत्त क्या हो गया? 2 भागों में खंडित हो गया है। एक छोटा भाग है और एक बड़ा भाग है, एक छोटा खंड है और एक बड़ा खंड है। तो ये दोनों क्या है? त्रिज्यखंड है। दोनों क्या है? त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और त्रिज्यखंड जो हुए हैं वो 2 त्रिज्यखंड हुए हैं। एक हुआ है लघु त्रिज्यखंड और एक हुआ है दीर्घ त्रिज्यखंड।
तो त्रिज्याओं की वजह से, दो त्रिज्याओं, किसी भी दो त्रिज्याओं की वजह से अगर वृत्त में खंडन होता है, वृत्त खंडित होता है, तो वहाँ पे त्रिज्यखंड का जन्म होता है। जो छोटा त्रिज्यखंड होता है उसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो बड़ा त्रिज्यखंड होता है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। एक और शब्द आपको देखने को इसमें मिलेगा, वृत्तखंड। वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? ये जो त्रिज्यखंड आपके सेक्टर थे वो त्रिज्याओं की वजह से जन्म हो रहे थे। इनका जन्म त्रिज्याओं की वजह से हो रहा था। किसका? त्रिज्यखंड का, सेक्टर का। लेकिन वृत्त से जो वृत्तखंड है, सेगमेंट है, उसमें ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने ये वृत्त बना हुआ है, इसमें से अगर हम इन दोनों त्रिज्याओं को मिटा दें, ये तो त्रिज्यखंड था जो त्रिज्याओं की वजह से हुए थे। अगर इस वृत्त में कोई भी हम जीवा खींच देते हैं, कोई भी एक ऐसा रेखाखंड खींच दें जो वृत्त को दो भागों में बांट दे, जैसे मान लीजिए एक जीवा हम खींच दिए, इस जीवा का नाम है ए बी खींच दिया गया, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो हम देख रहे हैं कि ये ए बी जो जीवा है यह वृत्त को दो भागों में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। ये है छोटा भाग, ये है छोटा खंड, और ये है बड़ा खंड। यही जो दोनों खंड होंगे उसी को बोलेंगे क्या? वृत्तखंड। जीवाओं के माध्यम से जो खंडन हुआ है उसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। और त्रिज्याओं की वजह से जो खंडन हुआ था उनको त्रिज्यखंड बोला जा रहा था। और इस ए बी जीवा की वजह से जो छोटा खंड है उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा खंड है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो यही इतने सारे भूमिका में आपके जो ऐसे नाम थे जो अभी आगे आने वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, अध्याय किसमें? 12 में। तो इन सभी नामों के बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। त्रिज्या क्या कहलाता है? अभी आपने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त को परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। जीवा क्या कहलाता है? कॉर्ड क्या कहलाता है? कि अगर किसी वृत्त में कोई ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। व्यास में यही एक कंडीशन लग गया है कि व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, दो अर्धवृत्तों में विभाजित कर देती है, वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। त्रिज्यखंड क्या कहलाता है? कि दो त्रिज्याओं के माध्यम से अगर वृत्त में कोई खंडन होता है तो जो छोटा वाला खंड होता है उसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो बड़ा वाला खंड होता है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये सबसे लास्ट टॉपिक इसमें था कि वृत्तखंड क्या कहलाता है। तो वृत्तखंड जीवाओं के माध्यम से पैदा होता है। अगर किसी वृत्त में कोई ऐसा रेखाखंड है, कोई ऐसी जीवा है जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है, तो जो सबसे छोटा वाला भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है, ये आपके सामने है स्पष्ट रूप से, जो सबसे बड़ा वाला है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, आइए कुछ ऐसे सूत्र हैं किससे संबंधित? वृत्त से संबंधित, जो इस चैप्टर में आपको सहायता करेंगे। थोड़ा एक बार देख लिया जाए। पहला है वृत्त का व्यास। अभी थोड़ी देर पहले वृत्त के व्यास के बारे में, त्रिज्या के बारे में, जीवा के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में पूरा डीपली बताया गया है। तो उसी में कह रहा है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास हमेशा याद रखिएगा त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त का व्यास जो होता है वह त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। अगर ये वृत्त है और ये उसका क्या है? त्रिज्या है, तो अगर इस त्रिज्या को जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या इधर भी बढ़ा दिया जाए तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास कहलाएगा। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। तो जाहिर सी बात है कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो व्यास की क्या होगी? आधी होगी। दूसरा टॉपिक वही है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या होगी? आधी होगी। व्यास में अगर 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या पता चलेगा। तीसरा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है पाई। ये पाई एक यूनानी वर्ड है। पाई एक कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है, जो ये दर्शाता है कि परिधि और व्यास में क्या संबंध है, यही दर्शाता है। पाई जो है यह परिधि और व्यास के बीच का अनुपात दिखाता है। अगर छोटा वृत्त होगा उसमें भी पाई फिक्स है। पाई का मान होता है 22/7। या पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो पाई का मान होता है 3.14। ये पाई का मान होता है। अगर वृत्त छोटा है तभी भी पाई का मान 22/7 3.14 रखा जाएगा। और अगर वृत्त खूब बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसमें भी पाई का मान क्या होगा? 3.14। तो वृत्त के हर परिधि में, हर क्षेत्रफल में पाई आएंगे, जो अपना एक फिक्स रूप लेकर आता है कि हमको 3.14 ही रहना है, 22/7 ही रहना है। हाँ, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त का व्यास, ये सब चेंज होते रहेंगे। अगर वृत्त बड़ा होगा तो वृत्त की त्रिज्या व्यास बड़ी होंगी। वृत्त अगर छोटा होगा तो वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, व्यास क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन पाई क्या होगा? बदलेगा नहीं।
तो पाई का मान 22/7 एकदम फिक्स रहेगा अगर वृत्त छोटा है या वृत्त बड़ा है। तो पाई एक ऐसा शब्द है, यूनानी शब्द है, जो क्या दर्शाता है, परिधि और व्यास का अनुपात दर्शाता है। तो वृत्त की परिधि की अगर बात करेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है, परिधि मतलब क्या कि अगर यहाँ पे हम खड़े हो गए और इस वृत्त के चारों किनारे पर ऐसे हम दौड़ लगा के फिर इस यहाँ पे आ जाएं, ये वृत्त का क्या होता है, परिधि होता है। अगर वृत्ताकार खेत है आपको और किनारे किनारे आपको तार लगाना है, यानी वही परिधि की बात करेगा। क्लियर हुआ? तो वृत्त की परिधि बराबर होता है व्यास गुणे पाई। मतलब अगर किसी व्यास में उसके अगर किसी वृत्ताकार कोई एरिया दिया हुआ है, वृत्ताकार कोई पथ है, वृत्ताकार कोई मैदान है, उस मैदान का व्यास आपको पता है, तो तुरंत अगर पाई से गुणा कर देंगे तो उस वृत्ताकार मैदान की क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। इसी का एक फार्मूला बनता है, इसका एक फार्मूला बनता है, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, आप लोगों ने याद किया होगा 2πr, 2πr। तो यही लिखा गया है, वृत्त की परिधि बराबर व्यास गुणे पाई। अगर हम 2r को किनारे कर देते हैं और गुणे पाई कर देते हैं तो यही निकल के आएगा, क्या, व्यास गुणे पाई। व्यास देखिए त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, तो इसको हम कह सकते हैं व्यास, हमने लिखा हुआ है व्यास और गुणे पाई। तो व्यास में जैसे ही पाई से गुणा करेंगे वृत्त का क्या आ जाएगा, परिधि निकल के आ जाएगा। फार्मूला के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। चौथा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कहता है कि अगर त्रिज्या का स्क्वायर में अगर पाई से आप गुणा कर देते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जैसे अगर इसको हम यहाँ लिखना चाहें, यहाँ देखिए त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। अगर आर का स्क्वायर कर दें, आर का स्क्वायर कर दें और पाई से गुणा कर दें, अगर इसको हम सीधा कर दें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यही पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो पांचवा पॉइंट है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये समझिए वलय होता क्या है। अगर कोई वृत्ताकार मैदान है, अगर कोई वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार कोई मैदान है और इस मैदान के बाहर, अगर बाहर या अंदर भी, अंतर्गत या परिगत, अंतर्गत इस वृत्त के अंतर्गत या इस वृत्त के परिगत अगर कोई और, मान लीजिए हम बाहर बना दे रहे हैं, कोई ऐसा पथ है जो इस वृत्त के चारों ओर समान चौड़ाई में फैला हुआ है, इस वृत्त के चारों ओर समान चौड़ाई में फैला हुआ है, तो ये जो एरिया होता है यही वृत्ताकार वलय कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्ताकार वलय कहलाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वृत्ताकार वलय, जब वृत्ताकार वलय की बात आएगी तो आपको दो वृत्त देखने को मिलेंगे, एक वृत्त अंदर दिखाई देगा और एक वृत्त बाहर दिखाई देगा। और यही बड़े वाले वृत्त का और छोटे वाले वृत्त का जो अंतर होगा, यही जो बीच की जो चौड़ी पट्टी है, यही क्या कहलाएगी, ये वलय कहलाएगी। तो वलय का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो सबसे आसान तरीका आप निकालिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखा जाए अगर ये वृत्त का केंद्र है तो यहाँ से बड़े वाले की परिधि को जो रेखाखंड टच करेगा उसको कैपिटल आर से दिखा देते हैं। किसे दिखा देते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर से दिखा रहे हैं इसलिए कि कैपिटल आर से आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये बड़े वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और अगर इस केंद्र से छोटे वाली परिधि को जो रेखाखंड मिलाएगा तो उसको बोलेंगे किससे, स्मॉल आर से। ये हो जाएगा छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वाली वृत्त की क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल के लिए अभी हमने फार्मूला देखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्या का स्क्वायर गुणे पाई, मतलब आर का स्क्वायर गुणे पाई यानी पाई आर स्क्वायर। तो अगर त्रिज्या की बात करें तो बाहर के वृत्त के लिए त्रिज्या है आपका कैपिटल आर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब माइनस करना है उसमें से क्या, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है कि आंतरिक जो वृत्त है, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक जो वृत्त है उसके लिए त्रिज्या है स्मॉल आर, तो उसके लिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, यानी बाहर के वृत्त में से अंदर का वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था आपका ये अध्याय 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला वीडियो।
अगर आपको कोई इस टॉपिक में ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आई हैं तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में करिए, उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।